मॉर्निंग। आज हम लोग फिर नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। तो दो तरंगों के व्यतिकरण से क्या समझ में आता है, किसे कहते हैं व्यतिकरण। तो याद रखिए, जब किसी भी मीडियम में एक ही फ्रीक्वेंसी की दो तरंगें एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलें तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होती है उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ माध्यम में ऐसे बिंदु मिलते हैं जहाँ पर जो परिणामी तीव्रता है वो बहुत अधिक मिलती है, और कुछ ऐसे बिंदु मिलते हैं जहाँ पर परिणामी तीव्रता कम होती है या शून्य हो जाती है। इस घटना को कह दिया जाता है व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। यानी कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ तीव्रता बहुत ज़्यादा मिलेगी और कुछ ऐसे मिलेंगे जहाँ तीव्रता शून्य या कम हो जाएगी। ये घटना कहलाती व्यतिकरण। शर्त क्या है, जो तरंग चल रही है उसकी आवृत्ति एक हो, समान हो, एक ही आवृत्ति हो और एक ही दिशा में जा रही हो। अब परिणामी तीव्रता का व्यंजक फाइंड करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं। उनके आयाम a1 और a2 हैं तथा माध्यम के किसी बिंदु पर उनके बीच जो कला में अंतर है वो फाई है। यदि उस बिंदु पर इन तरंगों के कारण विस्थापन y1 और y2 हो तब y1 किसके बराबर हो जाएगा। अब आप जो हैं दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगों की समीकरण पहले पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। उसी को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। y बराबर a sin ओमेगा t माइनस थीटा या k के हिसाब से जो आपने देखा था। तो यहाँ पर हमने माना पहली समीकरण के लिए y1 बराबर a1 sin ओमेगा t माइनस kx। a1 यह पहली तरंग जो आपने लिया उसके लिए आयाम है, और जो दूसरी तरंग हम ले रहे हैं उसके लिए जो समीकरण हमने निकाली वो है y2 बराबर a2 ओमेगा t माइनस ks प्लस फाई। इन दोनों में जो तरंगे आप देख रहे हैं कला में अंतर फाई माना गया है, फाई कला अंतर ले लिया। अब ये जो दोनों समीकरणें आपको मिल रही हैं, अब हम यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत लगाते हुए अगर हम परिणामी विस्थापन निकालना चाहें किसी बिंदु पर जहाँ पर ये दोनों तरंगें मिल रही हैं उस बिंदु पर, तो जो परिणामी विस्थापन हमारा है y वो बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 के। और y1 और y2 की जो समीकरण निकाली हुई है आपने उसको आप यहाँ रख दीजिए। y1 की जगह आपको रखना होगा a1 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस y2 की जगह a2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। ये y2 की समीकरण हो जाएगी और ये y1। इन दोनों समीकरणों में दूसरी समीकरण को आप साइन a प्लस बी के फार्मूले से खोलिए। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स जो आप देख रहे हैं इसको a सपोज कर लीजिए, और जो फाई है इसको b सपोज कर लीजिए। तो साइन a प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। उस फार्मूले से आप जब इसको ओपन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, पहला ब्रैकेट जो आपका था पहला जो है वैसे रहेगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद मिल जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। अब इन दोनों में यानी इसमें और इसमें कॉमन देख लीजिए क्या मिल रहा है। तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ से बच जाएगा आपका a1 प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा a2 कॉस, इसमें जो कॉमन लेंगे a2 कॉस फाई दिया गया, प्लस दूसरे में आगे जो दूसरा प्लस के बाद जो स्टेप आपका लगा हुआ है इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस पद को कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ आगे बच जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इन ब्रैकेट
A2 साइन फाइव, ये आ जाएगा A2 साइन। अब A1 प्लस A2 जो पहला ब्रैकेट आपका है, इसको A1 प्लस A2 कॉस फाइव को R कॉस थीटा मान लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमें A2 साइन फाइव मिल रहा है, इसको हम R साइन थीटा सपोज कर रहे हैं। इस मान को अगर यहाँ रख दिया जाए तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस समीकरण में इसको रख दीजिए। इसको रखने के बाद आपको मिलेगा मान y बराबर और कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये समीकरण अगर फिर देखिए तो इस समीकरण को हम कह सकते हैं ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर वही समीकरण मिल रही है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो ए के स्थान पर ओमेगा टी माइनस के एक्स है और बी के स्थान पर थीटा है। तो ये समीकरण आपकी हो जाएगी y बराबर आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये y की विस्थापन की समीकरण y की आपको मिल जाएगी, y बराबर आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब समीकरण हम पहले जो आप निकाल चुके हैं, जो पहले समीकरण आप देख चुके हैं, समीकरण नंबर आपकी जो थी 3 और 4, यानी ये A1 प्लस A2 कॉस फाइव बराबर आर कॉस थीटा और A2 साइन फाइव बराबर आई साइन थीटा, इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। इन दोनों समीकरणों को जब वर्क कीजिएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर A1 प्लस A2 कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव होल स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा आपको। आर स्क्वायर कॉमन मिलने का मतलब ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हट जाएगा। इस साइड में आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर। राइट साइड में यहाँ पर भी जब आप इस ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2A1 A2 कॉस 5 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो फिर आपको यहाँ A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 में से A2 स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। तो यह आपके ब्रैकेट ये आपको मिलेगा आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ये समीकरण आपको मिल जानी है। यहाँ पर अब हम ये जानते हैं कि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी परिणामी तीव्रता I बराबर के आर स्क्वायर हो जाएगी। और आर स्क्वायर की वैल्यू ये रख दीजिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5 रखने के बाद आपको मिलेगा I इज इक्वल टू के आर स्क्वायर या के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कॉस 5। यानी इस वाली इक्वेशन में जो पहले आप देख रहे हैं इस समीकरण में के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो के आर स्क्वायर ये सब आपको के में समीकरण मिल जाए। यहाँ पर अब हम ये मान लें कि दोनों जो व्यतिकारी तरंगें अगर उनकी तीव्रताएं I1 और I2 हों, अलग अलग तीव्रताएं हों, तो I1 बराबर हो जाएगी के A1 स्क्वायर के और I2 बराबर हो जाएगी के A2 स्क्वायर। यानी पहली तरंग जिसकी तीव्रता I1 है उसका आयाम A1 है और जिसकी तीव्रता I2 मानी गई है उसके आयाम को हमने A2 मान लिया। तो इस मान को अगर यहाँ आप रख देते हैं तो K1 जो आप देख रहे हैं के A1 स्क्वायर, इसकी जगह पर आपको लिखना होगा I1 और यहाँ पर लिखना होगा I2। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू के A1। अब यहाँ पर जो ये के देख रहे हैं आप, इसको रूट के इंटू रूट के, दो रूट में के को अलग अलग कर दीजिए, रूट के इंटू रूट के, रूट के इंटू रूट के। एक रूट के साथ A1 को ले लीजिए और एक रूट के साथ A2 को ले लीजिए, ये हो जाएगा रूट के A1 इंटू रूट के A2। तो एक की जगह पर हो जाएगा रूट के A1 की जगह I1 और रूट के A2 की जगह I2। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 टू इन स्क्वायर रूट में आ जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट में I1 I2 और cos 5 ये अलग आ जाएगा। ये आपको मिलेगी तीव्रता की समीकरण। तो इस तीव्रता की समीकरण जो आपको मिल रही है, इस तीव्रता की समीकरण से हमको ये मालूम हो रहा है कि किसी भी बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता है वो इस बिंदु पर मिलने वाली दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर फाई है
इस पर निर्भर करती है। यानी ये फाई यहाँ पर आप देख रहे हैं आ रहा है, तो ये किस पर निर्भर करेगी, ये कलांतर फाई पर, यानी कॉस फाई के मान पर ये निर्भर करने लगेगी, फाई पर निर्भर ये कर देगी। अब हम लोगों को आगे देखना है इसमें, फिर इस फाई के मान को यहाँ रखते हुए इसी समीकरण को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। अगर आई तीव्रता जो है दोनों की I1 और I2 I 0 के बराबर हो जाए तो I बराबर 2I0 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस फाई, और ये 1 प्लस कॉस फाई के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, 1 प्लस कॉस फाई के स्थान पर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ये हो जाएगा। अब हमको देखना है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों की कंडीशन अलग अलग देखनी है। तो संपोषी व्यतिकरण कहाँ होगा, किसी भी बिंदु पर जो तीव्रता आपकी है जब ये अधिकतम हो जाए तो उस पॉइंट को कह देते हैं संपोषी व्यतिकरण, जहाँ तीव्रता अधिकतम हो वहाँ पर तो संपोषी। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का मान अधिकतम होना चाहिए, और तीव्रता की समीकरण मैंने आपने देखा जो आई की समीकरण आ रही है उसमें कॉस फाई आ रहा है, तो कॉस फाई का मान जब अधिकतम होगा तभी तीव्रता का मान अधिकतम होगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कॉस फाई का मान अधिकतम कब होता है, तो कॉस फाई की जो अधिकतम वैल्यू है वो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में +1 मिलती है। ये +1 अधिकतम मान है। किस कोण पर ये +1 आपको मिलेगा, आप जानते हैं कि जो कॉस की वैल्यू है वो 0 अंश पर सबसे अधिकतम होती है, यानी 1। 0 के बाद फिर ये मिलेगा 360 डिग्री जिसको 2 पाई कहा जा रहा है, उसके बाद मिलेगा 720 जिसको 4 पाई कहा जा रहा है। यानी ये वो कोण है 0, 2 पाई, 4 पाई जहाँ पर हमको जो तीव्रता है वो अधिकतम प्राप्त होगी। तो अब इसके लिए एक जनरल समीकरण बनाई जा रही है, यानी फाई को हम ऐसे शो कर दें, फाई बराबर 2m पाई, और m के स्थान पर लिख दिया जहाँ m की वैल्यू 0, 1, 2 है। यानी m के स्थान पर अगर यहाँ पर 1 रखते हैं आप यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 × पाई यानी 2 पाई, और अगर m के स्थान पर 0 रखते हैं तो 2 × 0 × पाई यानी 0, तो ये मिल जाएगा। 1 रखिएगा तो ये मिलेगा, 2 रखिएगा तो ये मिलेगा। इस तरह से ये आपको वो मान मिलने लगेंगे जो अधिकतम तीव्रता को दिखा रहे हैं। तो I मैक्सिमम बराबर हो जाएगा I1 + I2 + 2 √I1 I2। कॉस फाई की जगह 1 लेके हट गया, यानी ये बराबर होगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ये जो I1 है इसको हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं I1, इस I1 को क्या लिख सकते हैं, इस I1 को लिख सकते हैं √I1 का स्क्वायर। इसी तरह से जो ये I2 है, इस I2 को क्या नोट कर सकते हैं, इस I2 को नोट किया जा सकता है √I2 का स्क्वायर। तो इनके स्थान पर जब हम ये ले लेंगे तो ये a² + b² + 2ab के फार्मूले से a + b का होल स्क्वायर हो गया, यानी √I1 + √I2 होल स्क्वायर ये मिलेगा। और यहाँ पर √I1 के स्थान पर जो आप पहले वैल्यू निकाल चुके हैं, √I1 बराबर √KA1 और √I2 बराबर √KA2। वो वैल्यू यहाँ पर अगर रख दिया जाएगा तो √K दोनों कॉमन, उसका स्क्वायर होकर K बाहर मिल जाएगा, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा A1 + A2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम तीव्रता के लिए समीकरण आपको मिल जाती है। तो यानी अधिकतम तीव्रता हमें कहाँ मिलती है, हमें वहाँ पर मिलेगी जब एक ही कला में जो 2 तरंगें आपने जो ली हुई हैं, जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगें एक ही कला में मिलती हैं, यानी उनके बीच में जो कोण है वो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई, अगर उनके बीच कला में अंतर आप देख रहे हैं, तो उन बिंदुओं पर जो हमको तीव्रता है वो अधिकतम मिल जाती है, और वो बराबर हो जाती है KA1 अंतर A2 का स्क्वायर, या दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग के बराबर, या KA1² + A2² से इसका मान अधिक होता है। इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम A1 + A2 दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। तो ये मिलता है आपको संपोषी व्यतिकरण। अब दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या देखना होगा, विनाशी व्यतिकरण वहाँ होगा जहाँ कॉस फाई की वैल्यू सबसे कम हो। अब ट्रिग्नोमेट्री में फिर देखिए कि कॉस की वैल्यू सबसे कम कहाँ मिलती है, कॉस की वैल्यू सबसे कम क्या होती है, तो सबसे कम वैल्यू आप जानते हैं वो मिलती है आपको -1। -1 यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कॉस फाई के स्थान पर -1 लिया जा रहा है। अब ये -1 कब मिलता है, जब फाई की वैल्यू पाई हो, यानी 180 अंश हो, कॉस 180 पे आपको वैल्यू मिलती है -1, या
3 पाई हो, 3 पाई का मतलब 540 या 5 पाई, यानी पाई की वैल्यू फाई जो हमारा है ये पाई 3 पाई 5 पाई के बीच अगर हमको मिल रहा है तो इन बिंदुओं पर जो तीव्रता होगी वो न्यूनतम मिलेगी। इसके लिए जनरल इक्वेशन फाई बराबर 2m-1 इंटू पाई, जहाँ m की वैल्यू 1 2 3 है। m की जगह अगर आप 1 रख दीजिएगा तो 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1 1 इंटू पाई, ये पाई मिल जाएगा। अगर आप m की जगह 2 रख देते हैं तो 2 इंटू 2 यानी 4 4 माइनस 1 यानी 3 3 पाई, ये 3 पाई मिल जाएगा। इस समीकरण में m के स्थान पर ये 1 2 3 रखते चले जाइए, आपको ये कोण मिलते पाई 3 पाई और 5 पाई मिलते चले जाएंगे। तो आई मिनिमम क्या हो गया, आई मिनिमम हो गया I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। इसी को हम कह सकते हैं बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, या अंतर का चिन्ह ले लीजिए, इनके अंतर का स्क्वायर, और बराबर के इन ब्रैकेट A1 अंतर A2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण आपको मिलती है मिनिमम के लिए, यह कंडीशन मिल जाती है। यानी जब ये तरंगे जो आप चल रही हैं विपरीत कलाओं में जब मिलती हैं, यानी इनके बीच जब कला में अंतर पाई 3 पाई 5 पाई का होता है, तो व्यानाशी व्यतिकरण हमको मिलता है इस कंडीशन में। तो जिन बिंदुओं पर ये विपरीत कला में मिलेंगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो परिणामी तीव्रता इनकी होगी वो न्यूनतम हो जाएगी। और दोनों तरंगों के आयाम के अगर मान लीजिए A1 और A2 लिए हुए हैं, तो जो इसका मान होगा वो कि इससे आप दिखा सकते हैं A1 अंतर A2 का इन ब्रैकेट जो आप लिए हुए हैं इसके होल स्क्वायर से, यानी इस मान से आप दिखा सकते हैं। अब इन कंडीशन को ज़रा से एक पिक्चर और बना के देखी जा रही है, यहाँ फिगर में देखा जाता है, जिसमें से हम ये मान लेते हैं S1 और S2 दो सोर्स यहाँ पर लिए गए हैं। इन दोनों S1 और S2 से एक ही आवृत्ति की तरंग निकल रही है जिनके आयाम अलग अलग हैं। ये चल रही हैं S1 और S2 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये खींचा गया, इस पर बिंदु ये O स्थित है, ये मान लिया गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। S1 और S2 से चलने वाली जो तरंगे हैं, जितना रास्ता ये S1 से O तक जाने में तरंग जितना रास्ता तय करेगी, S2 से O तक जाने में उतना ही रास्ता ये तरंग भी तय करेगी जो S2 से जा रही है। यानी S2O और S1O का जो अंतर है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि O बिंदु कहाँ है, लंबार्धक पर है, और लंबार्धक S1 और S2 से दोनों पर समान दूरी पर होगा, तो इनका अंतर 0 मिल जाएगा। 0 मिलने का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच कला में अंतर 0 हो गया। अब जब कला में अंतर 0 होता है तो क्या मिलता है, जब कला में अंतर 0 था, पीछे आपने देखा था, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि तीव्रता अधिकतम मिलती है। तो ये बिंदु O आपका वो होगा जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी। अब मान लीजिए बिंदु P पर S2P से जो तरंग जा रही है और जो S1P से जा रही है, तो देख रहे हैं S2P इसको ज़्यादा मास रास्ता तय करना पड़ रहा है। मान लो दोनों में पथ में अंतर λ/2 है, तो S2P माइनस S1P ये बराबर हो जाता है λ/2 के। अब ये पथांतर हमको मिला λ/2। अब एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कलांतर बराबर होता है 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर। कलांतर बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर, जो भी पथ में अंतर है उसको आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ इस समीकरण में आप देख रहे हैं फाई बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर, पथ में अंतर कितना था λ/2, वो रख दिया गया λ/2। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल, ये मिल गया पाई। इसका मतलब क्या निकला, पाई 3 पाई 5 पाई जब कला में अंतर था तो क्या था, वहाँ पर आपने देखा था कि जो तरंगें थी विपरीत कलाओं में मिल रही थी। इसका मतलब ये P बिंदु वो होगा इस चित्र में जहाँ पर आप देख रहे हैं कला में अंतर पाई मिल रहा है, यानी तीव्रता न्यूनतम होगी। तो P वो था जहाँ तीव्रता अधिकतम थी, O वो था जहाँ पर तीव्रता अधिकतम थी, और P वो बिंदु मिला जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम हो गई। अब इसी में एक केस और देख लीजिए Q का। जब आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग Q पर पहुँच रहे हैं, इस पॉइंट पर Q वाला बिंदु जो देखा सबसे ऊपर आपने देखा यहाँ पर Q है। तो अब जब यहाँ पर Q हम ले रहे हैं तो इस Q के लिए अब ये मान लीजिए कि S2Q जो तरंग ये S2 या सोर्स से निकल रही है, S2 से निकल रही है, Q तक जा रही है, और जो S1 से निकल के Q तक जा रही है,
इनके पथों में अंतर अब लैम्डा मान लीजिए कि इनका पथांतर लैम्डा है, यानी S2Q माइनस S1Q ये बराबर हो गया लैम्डा। अब कलांतर निकालिए, तो कलांतर के लिए वही फार्मूला, फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, पथांतर लैम्डा रख दीजिए, तो फाई इज इक्वल टू आ गया 2 पाई। अब देखिए फिर 2 पाई मिला, यानी 2 पाई का मतलब ये हो गया कि दोनों तरंगे फिर समान कला में मिल रही हैं। तो जब समान कला में मिलती हैं तो वहाँ पर तीव्रता क्या होती है, वहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है, यानी संपोषी व्यतिकरण जो आपको मिल रहा था वो यहाँ पर मिलने लगता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको ये मिला कि इस प्रकार किसी भी बिंदु पर मिलने वाली तरंगों के बीच अगर पथ में अंतर 0, लैम्डा 2 लैम्डा होगा तो वहाँ परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, और अगर पथ में अंतर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 इस तरह से होगा तो वहाँ पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी। तो बिंदु O से ऊपर या नीचे जाने पर, या ऊपर या नीचे अगर हम जा रहे हैं तो दोनों तरंगों के बीच पथांतर बदलता चला जाता है और तीव्रता एकांतर क्रम से अधिकतम व न्यूनतम होती जाएगी। तो ये यहाँ तक इसको रखिएगा, आज यहीं तक इसको हम लोग रखेंगे।